बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ईरान के दौरे पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा अस्करी, दिफाई और सिक्योरिटी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माजी में IMF मुआहिदों के खिलाफ वर्जी हुई, जिससे मुश्किलात में इजाफा हुआ। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, परवेज़ खटक साहब सियासी तौर पर काफ़ी हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और ज़राए से कहा जा रहा है कि वो नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। अहम मुलाकातें भी इन दिनों उनकी हो रही हैं। आप उनकी नई सियासी जमात जो मुस्तकबिल में बनने जा रही है उसके सियासी मंजरनामे में क्या अहमियत देख रहे हैं? काफ़ी कुछ हो रहा है सियासी मौजू पे। हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें एक्टिव हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक तरह से आज जो है वो बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया पीपल्स पार्टी का। साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन जो हैं वो ज़ाहिर है कि उन पर बहुत सी पाबंदियाँ हैं, और कल उन्होंने जो ख़िताब किया उससे अंदाज़ा हुआ कि उनके मामलात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं और शायद बिगड़ने जा रहे हैं मज़ीद आने वाले दिनों में। वो GIT के हवाले से उन्होंने जो बात की, और यहाँ पर जो यानी इस वक्त PDM तो नहीं है, ख़त्म हो गई, ये ख़ुद ऐलान कर दिया उन्होंने, मौलाना साहब ने। जरदारी साहब की मुलाकात आज हुई है शहबाज शरीफ साहब से, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात होगी जहांगीर तरीन साहब से, वो ताज़ियत करेंगे। और परवेज़ खटक साहब ने अपनी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। तो सब बंदियाँ कैसे होती हैं, कौन कैसे इलेक्शन लड़ता है किसके साथ, ज़ाहिर है कि इसमें इत्तेहाद तो शायद इलेक्शन से पहले ना हो, लेकिन कहीं सीट एडजस्टमेंट हो जाए। सब जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कल बात की कि हम हर जगह से खड़ा करेंगे, लेकिन ये कि वो फिर लास्ट मिनट पे हो सकता है कि कोई एक पार्टी विड्रॉ कर ले दूसरे के हक में, एक इधर से, मतलब है कि ये सारे ऑप्शंस फिर खुले होते हैं, सब अपने अपने बेस पे कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें यहाँ बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, जैसे कल मैंने बात की थी कि मेरी और भी माहिरीन जो कानून है उनसे बात हुई कि सदर क्या अपना ऑफिस छोड़ देंगे सितंबर में या नहीं छोड़ेंगे। तो अक्सरियत उनमें से ये कहती है कि नहीं छोड़ेंगे, तो वो कंटिन्यू करेंगे अगले सदर के आने तक। और इसी तरह से जो हुकूमती इत्तेहाद है वो ये देख रहा है कि ये इस हफ्ते जो अदालतों के फ़ैसले और मुकदमात चलने हैं वो किस रुख पे जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने छोड़ा है तहरीक इंसाफ को, सवाल ये है कि क्या वो अपने साथ वोटर भी ले गए हैं या वोटर नहीं लेके गए। वो सब खुद गए हैं और अपने साथ वोटर ले गए हैं या नहीं लेके गए। अब उस पर हुकूमत के जो ज़ोमा हैं उनमें से अक्सरियत ये समझ रही है, और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी चंद रहनुमाओं से बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि जो कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल इलेक्टेबल हैं, वो तो बिल्कुल उनके तो अपनी आबाई नशिस्तें हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो आ तो गए हैं लेकिन उनका वोटर शायद उनके साथ नहीं है। और ये रीडिंग जो है ये मुस्लिम लीग नून की भी है जी। और वोटर जो है वो चेयरमैन PTI और साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। अच्छा, जब वोटर ही नहीं आया पीछे तो फिर खाली लोगों को क्या करना है, तो ये एक सवाल है जिसकी बुनियाद पे अभी आने वाले दिनों में देखना ये है कि सफ़बंदी किस तरह होती है। दरमियान में जो ख़बर है वो ये है कि कुछ मामलात पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो दो इंतहाई अहम आप समझ लें कि बानी हैं, दो बानियान हैं इस जमात के। एक ज़ाहिर है अभी सरप्रस्त आला हैं और एक जो हैं वो सदर हैं, यानी अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब। दोनों से ही अच्छे ताल्लुकात हैं और देखते हैं कि आगे वो किस तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लेकर चलते हैं आगे। लेकिन ख़बर यह है कि दोनों शख्सियात, जो मेरी जो बात हुई दोनों तरफ के लोगों से किससे हुई इसको छोड़ दें, लेकिन ये दो ज़ाहिर है कि कुछ लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, कुछ अलीम खान साहब, तो दरमियान में दोनों शख्सियात के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई
लड़ाई हो गई है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन दोनों शख्सियात के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अच्छा। अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान। और उसमें ये जो अभी ओन चौधरी जो हैं उनका और नुमान लंगड़ियाल साहब हैं गालिबन, उनके इस्तीफ़ों का ऐलान, फिर वापस लेना, फिर जाना, तो उसका जो मैंने जो चेक किया कि ये क्या मामला है, तो पता चला, गुफ्तगू जब हुई तो अंदाज़ा हुआ कि दोनों शख्सियात के दरमियान कुछ मामलात पे इख्तलाफात पैदा हो गए। और जहांगीर तरीन साहब चूँकि ज़ाहिर है कि अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला रहता है, तो पार्टी जो है वो फिर अलीम खान साहब के नाम पे ही रजिस्टर होगी। तो उसकी रजिस्ट्रेशन में भी कुछ ताख़ीर इसलिए हो रही है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब, एक तो घर पे उनके एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अल्लाह ताला उनके भाई के दर्जात बुलंद फरमाए, उसकी वजह से भी, लेकिन दूसरी वजह जो है वो ये भी है कि थोड़ा सा कुछ आपस में कुछ मामलात पे इख्तलाफ है। और ज़्यादा जो आज मेरे ख़्याल से जरदारी साहब चूँकि लाहौर में है, तो आज वो ताज़ियत के लिए जाएंगे किसी वक्त जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पे। तो जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर कुछ सीट टू सीट में, ये नहीं इत्तेहाद नहीं है, लेकिन कोई एडजस्टमेंट्स जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब का ये ख्याल है कि कहीं या उनके जो साथी हैं उनका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ पे एज है, तो कुछ जगहें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए वहाँ पे छोड़ी जाएं। ठीक। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं, और ज़ाहिर इलेक्टेबल्स बहुत सारे जहांगीर तरीन साहब को देख कर आए हैं, लेकिन अलीम खान साहब जो हैं वो मतलब वो थोड़ा सा इसको आप समझें कि शायद कुछ मामलात को किसी और तरह से देख रहे हैं। वो क्या डिटेल्स हैं वो भी चंद दिनों में हम बात कर लेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि कुछ मामलात पे इख्तलाफ है जहांगीर तरीन साहब का और अलीम खान साहब का। अब वो इख्तलाफ ऐसा नहीं है कि कहीं दो धड़े बनने जा रहे हैं, नहीं, लेकिन इस मरहले पे इख्तलाफ होना जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि ये बात ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को भी पता है, ये शहबाज शरीफ साहब हमें पता है, तो और लोगों को भी पता ही होगी, तो उनको भी पता है। तो वो ये है कि अब किससे बात किससे करनी है, फ़ैसला किससे कर, मतलब कौन हतमी फ़ैसला करेगा इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की तरफ से। तो इसलिए वो थोड़ा सा अभी जब तक कि ये फ़ाइनल सूरत हाल नहीं हो जाती, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ वो मखदूम अहमद महमूद साहब बड़े करीब हैं और वो पुराने सियासत में, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दोनों शख्सियात जो हैं ये 1999 में ये नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में थे दोनों, और फिर उसके बाद जो हैं वो मुशर्रफ साहब के साथ आ गए, कंटिन्यू किया, फिर ज़ाहिर है एक साथ जो है वो बिज़नेस भी एक साथ है और काफ़ी करीब भी हैं। वो जो हैं वो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं, कदावर शख्सियत हैं, और ये जो हैं जहांगीर तरीन साहब ये भी, तो वो थोड़ा सा आप समझें कि वो अलीम खान साहब शायद दिखते हैं आने वाले दिनों में ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है किस तरह आगे चलती है। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि इस हफ्ते एक तो अदालतों से क्या फैसले होते हैं, और फिर वही बात कि नैब तरामीम भी हैं, ये फ़ौजी अदालतों में क्या सिविलियंस के ट्रायल्स हो सकते हैं, ये भी हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है, और बहुत सारे और इश्यूज़ हैं। तो ये देखना ये है कि इस हफ्ते अदालतों का क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या किन फैसलों के साथ या किन रिमार्क्स के साथ या किन समातों के साथ सामने आती है। और इसी दौरान इस हफ्ते ये भी वाज़ेह होगा कि मरीम नवाज़ साहिबा कब वापस आ रही हैं, और वो वापस आती हैं तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि ये बात भी होगी कि नवाज शरीफ की वापसी का भी कोई ना कोई फिर प्लान सामने आएगा। इसमें सियासत पर मैं इससे पहले कि मैं मज़ीद बात करूं, सबसे पहले आगे बात करने से पहले अलीज़ा अरशद हैं, हमारी बड़ी अच्छी प्यारी बच्ची, और उनको दिल की गहराइयों से जो है वो मीडिया में आने पे मुबारकबाद थी। अरशद शरीफ साहब शहीद की ये साहबजादी हैं, और कल जो है ये कल पिछले
24 घंटों में ये बाकायदा इनको मैंने देखा मीडिया पे और बेइंतहा खुशी हुई। बेशक। और ये जो हैं ये इनके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे। ये जो हैं ये इन्होंने ज़ाहिर है रिपोर्टिंग से अपना आगाज़ किया है, लेकिन ये है कि ये यकीनन बहुत आगे ज़िंदगी में जाएंगी, अपने वालिद का नाम रोशन करेंगी। उनका नाम वैसे ही बहुत रोशन है। अच्छा, तो ये जो है ये अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स स्टार्ट है, इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। और साथ ही IMF की तरफ से जो है वो हो गया मामला जी 8 साढ़े 8 या मेरे ख्याल से, और अगर चंद दिनों में कुछ पैसे उनकी तवक्को है तो शायद 9.5 या 10 अरब डॉलर्स छोड़ के ये गवर्नमेंट जाएगी मुमकिन तौर पे। लेकिन उसके साथ ही एक महंगाई का तूफ़ान भी है जो साथ साथ आएगा, और हम इसी दौरान कहीं सितंबर में रिव्यू के लिए IMF का डेलीगेशन आएगा और फिर दिसंबर में आएगा। यानी अगर वो सितंबर में आएगा तो ज़ाहिर है केयर टेकर होगी, और अगर दिसंबर में आएगा तो उस वक्त तक नई हुकूमत को होना चाहिए। तो वो जो है वो नई हुकूमत फिर किस तरह से, क्योंकि वो नई हुकूमत जो होगी फिर अगर वो आ जाती है, फ़र्ज़ करें इलेक्शन नवंबर में होता है, अक्टूबर में होता है, दोनों सूरतों में सितंबर में एक तो आना है उन्होंने, और वो जब सितंबर में आएंगे तो ज़ाहिर है केयर टेकर सेटअप होगा, और दिसंबर में जब आएंगे तो उस वक्त चाहे नवंबर में इलेक्शन हो या अक्टूबर में हो, तो दिसंबर में तो एक मुंतखब हुकूमत को होना चाहिए। तो अब उनके साथ कैसे बातचीत आगे होती है, कौन सी शराइत पूरी करते हैं हम, कौन सी नहीं पूरी करते, वो जो सेटअप होगा वो उस वक्त क्या, क्योंकि उनके बाद फिर जो है वो मार्च सर पे खड़ा होगा, और मार्च जब सर पे खड़ा होगा तो साथ ही दरमियान में जो केयर टेकर सेटअप है वो कौन सी शराइत पूरी कर सकता है और नहीं कर सकता, क्योंकि उससे फिर पूछा IMF पूछेगा गालिबन, और फिर उसके बाद वो, क्योंकि 1 अरब और फिर उसके बाद ये 3 बिलियन है ना, तो इस तरह से ये मार्च तक कंप्लीट होना है। अच्छा, इसमें जो एक बात इसमें और मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, और वो ये है कि देखें फ्रांस, हम जानते हैं पिछले हफ्ते क्या हुआ है। पिछले हफ्ते ये हुआ है कि नेटो का इजलास हुआ, और नेटो के इजलास के अंदर स्वीडन जो है वो शामिल हो भी गया और नहीं भी हुआ, ठीक है। पार्लियामेंट जो है टर्की की उनको फाइनल करेगी कि उन्होंने आना है कि नहीं आना। लेकिन इसमें एक बात फ्रांस ने, लेकिन उसके साथ ही जो नेटो में जो कुछ हुआ, ठीक है, एक तो स्वीडन आ गया, नहीं आया अभी तक ये तय नहीं, यूक्रेन नहीं आया, ठीक है, और यूक्रेन एक तरह से अब इस वक्त जो है वो एक अजीब पोजीशन है, क्योंकि बेलारूस के अंदर वैगनर ग्रुप, बेलारूस कह रहा है कि हमारी मिलिट्री को वैगनर ग्रुप जो है वो ट्रेन कर रहा है, और एंद्रे तुरुशेव जो हैं ये वैगनर ग्रुप के अगले सरबराह हैं, ठीक है, और इनको सीधो भी कहा जाता है, और सीधो इसलिए कहा जाता है, इनका जो कॉल साइन है, इनको कॉल करते हैं जब ये कॉल साइन जो मिलिट्री में, हाँ कॉल नहीं मतलब, तो इनको ग्रे हेयर, ठीक है ना, क्योंकि इनके बाल जो हैं ये ग्रे हैं, और ये ख़ास अंदाज के इनके बाल हैं, तो इसलिए इनको सिपाही कह के इनको मुखातिब किया जाता है। और ये जो हैं ये पुतिन के पुराने दोस्त हैं, और वैगनर ग्रुप के जो बानी चंद लोग थे उनमें से एक, और अभी भी वैगनर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इनको वैगनर ग्रुप का सरबराह सरकारी तौर पे बना दिया गया। और वैगनर ग्रुप जो है वो एक्टिव है, और सवाए चंद लोगों के जिन्होंने बगावत की थी, और ये जो हैं इनको इसलिए बनाया कि ये सीरिया में बहुत एक्टिव थे, ये शाम के अंदर जो पूरा वैगनर ग्रुप की एक्टिविटीज़ थी शाम में और अफ्रीका में, उनको ये हैंडल करते थे, तो इनके हवाले जो है ये तमाम वैगनर ग्रुप हो गया है। इससे पहले ये बात हो रही थी ना कि वैगनर ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, और ये था कि वैगनर ग्रुप शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम करेगा, तो एक अरेंजमेंट सा हो गया कि वैगनर ग्रुप की अपनी शनाख्त रहेगी अलग से। और जाहिर है कि जो
आप समझें कि वो शायद रखना ज़रूरी भी है, प्राइवेट मिलिट्री कॉरपोरेशन को रखना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही फ़ौजी हो जाते हैं रशिया के तो फिर बहुत से कवानीन उन पर लागू हो जाते हैं। तो ये बेहतर है कि उनको अलग रखा जाए। तो वो फैसला अल्टीमेटली यही हुआ है गालिबन कि वो अलग रखा जाए। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्या हुआ पिछले हफ्ते 2-4 चीज़ें। फिर यूरोपीय यूनियन इसी दौरान ये खबर आई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस जा रहे हैं। जैसे ही नेटो का इजलास ख़त्म हुआ वो फ्रांस गए, और फ्रांस में वो जब गए तो उससे जैसे वो लैंड हुए तो साथ ही यूरोपीय पार्लियामेंट का वो आ गया कि जी वहाँ पे मणिपुर के अंदर करारदाद उन्होंने मंजूर कर ली। अनयूजुअल। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक तो नेटो में चाइना का जिक्र बहुत आया, लेकिन फ्रांस ने ही वहाँ पर ब्लॉक कर दिया कि जी टोक्यो में ऑफिस नहीं खुलेगा नेटो का। और अभी ऑल्दो के उनके जो तमाम का तमाम उनका जो कम्युनिके है या उनकी जो स्टेटमेंट है नेटो के इजलास की, उसमें चाइना का जिक्र है पूरे उसमें 1 या 2 पैराज हैं। लेकिन नेटो जो है वो किसी मूड में नहीं है जाके ताइवान के लिए लड़ने के या चाइना से लड़ने के, किसी मूड में नहीं है नेटो स्ट्रेच नहीं हो। मतलब नेटो, मैंने पहले भी बात की थी कि नेटो जो है वो जब भी यूरोप से निकला है तो गड़बड़ हुई है जी। चाहे वो लीबिया हो या वो अफगानिस्तान हो। तो और वो बना भी जिस मकसद के लिए था वो सोवियत यूनियन के लिए बना था, चाइना के लिए तो नहीं बना था। तो वो वहाँ पर ऑलरेडी मुख्तलिफ दूसरे इत्तेहाद हैं, क्वाड है, ऑक्सस है, उनको जिस तरह से भी वो आगे लेके चलना है। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो उसके बाद एक तो फ्रांस में जो भी उनकी डिफेंस डील्स वगैरह हो रही हैं पुरानी, वो पीछा कर रही हैं और वो चलता रहेगा मामला। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये हुई है कि वो वहाँ से फिर मुत्तहिदा अरब अमारात आए, और मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी वहाँ के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ैद, उनके साथ मुलाकात हुई। अब उसमें जो हासिल मुलाकात है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हासिल मुलाकात जो है यानी वो क्या मतलब क्या आखिर ऐसा है कि जो आए और वहाँ आकर वो चले गए। तो खलीज टाइम्स को अगर देखें तो 24 जो स्लाइड है, अब वो ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, खलीज टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि यूएई इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। वेरी इंटरेस्टिंग। और इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर लेते हैं इंडिया से, तो फर्स्ट स्लाइड है, इंडिया यूएई एग्री ऑन ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज लिंक इन फास्ट पेमेंट सिस्टम। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात की वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हमारी और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो ट्रेड है वो ट्रेड जो है वो है तकरीबन 85 बिलियन डॉलर्स की, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो हो जाए 100 बिलियन से क्रॉस कर जाए। लेकिन सवाल ये है कि लोकल करेंसीज में जाने का मतलब ये है कि भारत ने भी डॉलर को छोड़ दिया है जी। ये जो डॉलर को छोड़ना है, ये डॉलर को छोड़ना किसका आइडिया था? ये तो आइडिया था चाइना का, डी डॉलराइजेशन। जी। और ये अगर आप देखें खलीज टाइम्स की खबर को दोबारा आप पढ़ें, पूरी जो 24वीं स्लाइड में दोबारा दिखा रहा हूँ, यूएई इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट लोकल करेंसीज, यानी ये जो है ये, या इंडियन एक्सप्रेस को देख लें तो इंडिया यूएई एग्री, दोबारा पढ़ें, दो बार गौर से पढ़ें इसको। लोकल करेंसीज में जाने का मतलब ये है कि डॉलर को छोड़ दिया भारत ने। अच्छा, अब डॉलर डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है कि जी ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो 1944 में बना और जिसके नतीजे में आज तक डॉलर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी के तौर पे चला। तो डॉलर को छोड़ने का ख्याल जो है वो सामने आया, पहले से था, लेकिन सामने उसने ताकत उस वक्त पकड़ ली जब ये 300 अरब डॉलर जो हैं, 300 बिलियन डॉलर्स रशिया के फ्रीज हो गए। और साथ ही जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक ट्रांजेक्शन टेलीकम्युनिकेशंस हैं, जिसको स्विफ्ट कहते हैं, हम पहले जिक्र कर चुके हैं इसका, स्विफ्ट से भी निकाल दिया रशिया को। ठीक है।
तो फिर ये ख्याल पैदा हुआ दुनिया की जहनों में मज़ीद यूक्रेन जंग के दौरान कि कल को जो पैसा हमने अपना रखा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर और इधर उधर सारा, ये हम डॉलर्स में रखते हैं, अमेरिका से हमारा फड्डा हो गया, पंगा हो गया, कोई जंग छिड़ गई, कोई मसला हो गया, तो हमारे तो सारे ज़र मुबादला के ज़खायर फारिग हो जाएंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि जो दुनिया IMF के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 59% डॉलर में जो थे वो उनमें कमी आ गई। लेकिन उसके साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ना यूरोज़ में गए और ना वो पाउंड में गए, बल्कि वो RMB में चले गए या युआन में चले गए, चाइनीज़ करेंसी। और बाकी दो तरफ उनकी डायरेक्शन नज़र आई आपको, या युआन की तरफ नज़र आई या फिर छोटे छोटे लोकल करेंसीज, ठीक है। लेकिन यूरो ने या जो स्टर्लिंग पाउंड है बरतानिया का, उसने रिप्लेस नहीं किया कि जी मैं ये कहूँ कि जी डॉलर नहीं है तो डॉलर की जगह यूरो को, नहीं, वो वेस्टर्न और ये ईस्टर्न, ठीक है। अब सवाल ये है यहाँ पे कि जो मैं कहता हूँ ना कि अब फंस जाते हैं, भी अब फंसा हुआ बीच में फंस गए हैं, क्योंकि फंस इसलिए गए हैं कि दो फोरम्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया की मौजूदगी जो है वो ठीक है, क्वाड तो जो है सो है, अमेरिका के वो जाहिर है कि पार्टनर हैं इस रीजन में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या होना है ये छोड़ दें इस बात को, ठीक है। ये बाकी क्या चीज़ें, क्वाड क्या कोई जंगी फोरम है, इफलान डिमाओ, साइड पे करें, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन आप अजब बात ये देखें कि दो फोरम्स ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया की मौजूदगी बड़ी अजीब हो गई है। एक है SCO और एक है ब्रिक्स। ये दोनों चाइना बेस्ड फोरम्स हैं, ठीक है। ब्रिक्स भी, ये पहले ब्रिक था ना, तो 2005 में तो ब्रिक बना और फिर इसमें एक ही मेंबर आया तो ब्रिक्स हो गया, यानी साउथ अफ्रीका। और अब इसमें 20 या 19, ब्लूमबर्ग को कोट करें हम तो सीधा 19 मुल्क इसमें आने के ख्वाहिशमंद हैं जी। हम चंद रोज़ पहले भी बता चुके हैं, जो चौथी स्लाइड है। और उसमें जो है उसमें अब ये सारे मुल्क आना चाह रहे हैं, तो ये जो अपनी करेंसी बना रहे हैं, भाई ब्रिक्स वाले जो हैं वो अपनी करेंसी बना रहे हैं। और उसमें जो ब्राज़ील है वो तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ चाहता है कि जी उनकी अपनी करेंसी बने ब्रिक्स की, और जल्द से जल्द बने। और ये ब्रिक्स की करेंसी अगर बनती है तो ब्रिक्स की करेंसी तो फिर उनका ऑलरेडी 2015 में तो उनका NDB बन चुका है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ज़हन में रखें कि इसमें इजिप्ट भी शामिल हो गया है। अच्छा, ठीक है ना, कोट कर रहा हूँ अहराम अखबार को, सेकंड, इजिप्ट भी ज्वाइन कर चुका है, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं 2021 में ये ज़हन में रखें कि 2021 में इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी जा चुका है। अच्छा, बैंक में जा चुका है, मेंबर अब बनेगा, ठीक है, लेकिन बैंक में जा चुका। सऊदी अरेबिया तो अभी गया है ना, ये मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, रॉयटर्स, UAE जी, UAE भी जा चुका है, बांग्लादेश भी जा चुका है, यूरोगवे भी साथ गया था, ठीक है। ये मैं रॉयटर्स कोट कर रहा हूँ, छठी स्लाइड, ठीक है। यानी उसमें UAE भी है, बांग्लादेश भी है, यूरोगवे भी है, और उसके बाद सऊदी अरेबिया भी आ गया। ये चंद रोज पहले फाइनेंशियल टाइम्स की बड़ी खबर हमने बताई थी, $50 बिलियन से ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ये हुआ था वर्ल्ड बैंक के मुकाबले पे या IMF के मुकाबले पे। देखिए इस बैंक का मकसद ये था, 50 बिलियन तो उन्होंने अपना कैपिटल शुरू में डाल दिया, तो सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, UAE भी आ रहा है, 19 और मुल्क शामिल हो रहे हैं। अगस्त में उनकी समिट है, सरबराही इजलास हो रहा है। ये वो सरबराही इजलास है जो SCO का होना था दिल्ली में, और जिसमें आखिरी मिनट पे उन्होंने कहा कि जी हम तो वर्चुअल करेंगे, और इसलिए वर्चुअल करेंगे कि हमने जाना है अमेरिका। जो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि गलती की, इंडिया ने गलती की। उसकी वजह यह है कि SCO देखें, आपने रीजन में रहना है, अगर आप अपने ओस पड़ोस के साथ ठीक नहीं है ना, तो दूर से कहीं से फिर आप उसी तरह फंसे होंगे। जैसे जापान जो है, भाई जापान में पता नहीं 40-50 हज़ार अमेरिकन बैठे हैं, लेकिन वो अगर ताइवान के फड्डे में क्या जापान आएगा? नहीं, जापान अपने डिफेंस में आएगा। अगर उनसे चाइना की लड़ाई, ताइवान चलने के लिए उनको जापान की जरूरत होगी। जापान के इशारे के बगैर जापान में जो अमेरिकन आर्मी है, अमेरिकन ट्रूप्स हैं, वो ताइवान में नहीं इन्वॉल्व हो सकते।
मौजूद हैं जापान में, वो जापान के डिफेंस के लिए, ताइवान के डिफेंस के लिए नहीं, ये ज़हन में रखें। और वो ड्रैग हो जाए आगे, क्या होता है क्या, तो जापान जो है यानी कि वो मुमकिन नहीं है नहीं जब तक जापान नहीं ना नहीं जाए। नहीं, जापान में इसलिए है कि डिफेंस अमेरिका करेगा, वो ताइवान के फड्डे में नहीं आएंगे। सही। ठीक है, तो और इंटरेस्टिंग बात कि जो जापानीज प्राइम, हमारा बड़े ज़बरदस्त जापान से ताल्लुकात हैं। अब जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, टोक्यो में तो नहीं खुला ना ऑफिस नेटो का, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर कल से 3 रोज़ा दौरा शुरू कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर का, मिडिल ईस्ट का, यानी वो भी वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, जो कि प्राइम मिनिस्टर खींचीदा है। अब इसमें इशू ये है सारा कि अगर इंडिया ब्रिक्स करेंसी में भी नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स का जो कंट्रोल है वो चाइना है, शंघाई, ठीक है ना। एनडीबी जो है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो 96 प्रोजेक्ट्स को, ये पहले भी बता चुके हैं, अभी तक वो कर चुका है, फाइनेंस कर चुका है, और उसका जो ऑफिस है वो तो शंघाई में है। तो ये मुझे कोई बताए कि अगले महीने जब 22 या 24 को, और बहुत सारे मुल्क, अब देखिए ना, अगले माह अर्जेंटाइन भी शामिल हो सकता है इसमें, मिस्र भी शामिल हो सकता है, ये मुल्क, कुछ मुल्क तो होने, 19 ने तो अप्लाई किया हुआ है ना, 19 ने या 20 ने या 25, वो सारे ब्रिक्स में आना चाह रहे हैं। और ग्लोबल साउथ तो सारा चला गया। ग्लोबल साउथ यानी G7 के मध्य मुकाबिल, जो कि यानी ग्लोबल साउथ, यानी जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज कह के ग्लोबल साउथ का लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल हो रहा है, तो ग्लोबल साउथ के मुल्क जो हैं वो तो सारे के सारे इधर चले गए, चाइना। और ग्लोबल जो नॉर्थ है उसके पास कितना पैसा है, उसमें यूरोप है, उसमें ये खुदा जानता है बेहतर। क्योंकि अगर मतलब देखें ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ में शुमार होता है अमीर मुल्क, लेकिन ग्लोबल साउथ में नहीं आता, तो ये जोग्राफिकल नक्शे से मुनासबत नहीं है इसकी, कोई ग्लोबल नॉर्थ या साउथ की, ये एक बस टर्म यूज़ होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। आप सोचें ज़रा कि सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे ममालिक जो हैं वो भी जो है वो इसमें हैं, ग्लोबल साउथ में उनको कहा जाता है, हालांकि अमीर ममालिक हैं दुनिया के, कतर और ये सब। बहरहाल अब इशू ये है कि जो ग्लोबल साउथ है वो तो सारा जा रहा है चाइना की तरफ, चाहे अफ्रीका हो या वो बाकी मुल्क हो, और इसके लिए अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका, मैंने आपसे भी बात की ना, कंट्रोल खत्म हो रहा है। अब आप देखें ना, बरतानिया का कंट्रोल मिडिल ईस्ट, आपकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी बन ही नहीं सकती अगर आप रास्ते में ऐसे स्किप करके अमेरिका की बन जाए शायद, क्योंकि अमेरिका जो है वो, आप देखें ना कि वो, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये टू फ्रंट वॉर। एक वक्त में आप यूरेशियन कॉन्टिनेंट के 2 सिरे हैं, एक सिरे पे जो है यूरेशियन कॉन्टिनेंट के यूक्रेन है, दूसरे पे ताइवान है, तो ये 2 फ्रंट कैसे, लेकिन जो ममालिक दरमियान में है नक्शे पे, ठीक है ना, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता हो या इंडिया हो। अब मुझे बताएं कि डी डॉलराइजेशन की कंपेन, फौरी तौर पे आप कहेंगे जी डॉलर को डंप कौन कर रहा है, कौन चाहता है डॉलर को रिप्लेस करना, तो फौरी तौर पे आपके जहन में आता है कि चाइना। लेकिन उस डी डॉलराइजेशन कंपेन में इंडिया भी आ गया है, ठीक है, और इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ भी डायरेक्टली टका और रुपी, इंडियन रुपी और टका में डील, उनकी करेंसी टका है बांग्लादेश की, और मलेशिया के साथ भी कर रहा है, और श्रीलंका के साथ भी कर रहा है, और रशिया के साथ भी कर रहा है। तो ये जो डी डॉलराइजेशन है, अब अगर मिडिल ईस्ट के देखें, ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, कतर, ये बड़े फ्लेक्सिबल मुल्क हैं, बड़े फ्लेक्सिबल। इस वक्त उन्होंने बिल्कुल, आप देखें उनकी इकॉनमी और जो उनका नया विजन है और जिस तरह वो आगे दुनिया में जा, तो उन्होंने, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है कि जी मोदी साहब आए। लेकिन मोदी साहब क्यों आए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। मोदी साहब इसलिए आए कि जी आपके साथ जो हमने डील करना है वो डॉलर में नहीं करना। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है ना, बड़ी इकॉनमी है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारी 80 बिलियन की ट्रेड होती है, तो वो 80 बिलियन की ट्रेड अब दरहम और इंडियन रुपी में होगी, यानी डॉलर से डिटैच करने का मतलब ये है। तो अमेरिका से क्या इसका रिएक्शन है? अमेरिका में देखें, मैं जो गैर फितरी इत्तेहाद होते हैं ना, कि अब आप चाइना को कंटेन करते खुद कंटेन है, ये इसको माने या ना माने, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, जी जी जी, मणिपुर के इंटरनेशनल, आप मणिपुर ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, सुने, ये मणिपुर में मतलब ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है ना, लेकिन ये कि कैथोलिक चर्च उनके फेवर में खड़ा है, जो मुख्तलिफ केरला का और बाकी जगहों का। और मैंने आपसे फिर कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मणिपुर के अंदर गड़बड़, या मिजोरम में गड़बड़, या नॉर्थ ईस्ट अगर नहीं संभल रहा आपसे, तो इसका मतलब है आपसे पूरा जो एक्ट ईस्ट है, लुक ईस्ट नहीं है, एक्ट ईस्ट, इनको तो एक्ट ईस्ट।
आपका वो पूरा का पूरा इलाका निकल जाता है हाथ से। थाईलैंड के अंदर क्या हो रहा है, जयशंकर जी वहाँ पे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, आसियान दरमियान में अलग हैं बिल्कुल, वो फड्डे में पड़ना ही नहीं चाह रहे, उनकी डिवीजन है, वो इकोनॉमी देख रहे हैं अपनी, वो चाइना से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि इंडिया तो हालत जंग में है, इंडिया तो क्वाड में इसलिए है कि वो चाइना तो मतलब अब वो अगर अपने आप को अलग करते हैं डॉलर से, ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन कैंपेन अगर उनकी शुरू हो यूएई के साथ हो रही है, तो यूएई तो आगे जाकर ब्रिक्स में जा रहा है और एससीओ में जा रहा है, और सऊदी अरेबिया तो एससीओ और ब्रिक्स में जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उनके ताल्लुकात वो अपने अमेरिका से खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने बैलेंस, अब वो ये देख रहे हैं कि इंडिया जो ये क्वाड में है और आके हमसे कह रहा है कि हम डॉलर से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, और हम क्वाड का भी मेंबर हैं और अमेरिका के भी मेंबर हैं और उनके साथ भी हैं और फिर एससीओ में भी हैं और फिर ब्रिक्स के अंदर इंडिया इजी नहीं है। ज़्यादा मेंबर आने के बाद इंडिया मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा ब्रिक्स में से, लेकिन इजी नहीं है वो, क्योंकि उसमें अरब ममालिक आ रहे हैं, उसमें इजिप्ट आ रहा है, उसमें पाकिस्तान ने भी आना है, उसमें पाकिस्तान ने भी आना है आगे जाके, उसमें ईरान ने भी आना है, उसमें बहुत सारे मुल्कों ने आना है। तो बात यह है कि अब वो और तो और उसमें अफगानिस्तान भी आएगा फ्यूचर में। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा फोरम बना, तो बीच में वो जो इंडिया दरमियान में कि भाई सबसे फड्डा झगड़ा फसाद, और मैं एक बात की बहैसियत मुसलमान एक इसको मैं गलत समझता हूँ और मैं इसको हम कंडेम भी, अफसोसनाक बात है, लेकिन ये है कि आज स्वीडन में जी जो अब देखें ना, हम तो तमाम मजहबी किताबों की बड़ा एहतराम करते हैं और इस चीज़ को हम गलत तस्वुर करते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम 19 स्लाइड देखें तो स्वीडन ये 19th और 20th, अब इशू ये है कि वहाँ पर स्वीडन में चूँकि कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी, तो वहाँ पर आज जो है वो परमिशन लेके स्वीडन में बाइबल और तौरात इन दोनों की भी और ये किया गया इसराइल की एम्बेसी के सामने, और स्वीडन ने उसी तरह से जिस तरह से इजाज़त दी थी, ये टाइम्स ऑफ ये एसोसिएटेड प्रेस को हम कोट कर देते हैं जो 17वीं न्यूज़ है। बात यह है सारी कि इससे पहले तो बड़ा मैंने कहा ना कि हम कंडेम करते हैं, हमारे लिए तमाम इल्हामी किताब या तमाम मज़ाहिब के जो जहाँ पर उनकी इबादतें होती हैं या ये किताबें हैं सारी हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन सवाल ये सारा एसोसिएटेड प्रेस जो 17 स्लाइड है वो ये कह रहे हैं कि जी पुलिस ने ऑथोराइज़ किया और फिर उसके बाद ये इजरायली एम्बेसी आउटसाइड इसराइली में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर आप सिर्फ इस तरह छोड़ देंगे ना, बदकिस्मत बात है, गलत है, नहीं होना चाहिए हमारे लिए। मैंने आपसे कहा ना, इंतहाई तौरात, अंजील, ज़बूर, ये किताबें, और उससे हट के हिंदू मज़हब की किताबें, सिख मज़हब की किताबें, बुद्ध मत की किताबें, सब तमाम उनके जो इबादत जहाँ पे वो करते हैं या ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन सवाल ये है कि इस आज़ादी राय को कहीं ना कहीं तो आपने आज़ादी राय को अब मसला ये है कि ये जनाब शुरू हो गया इसराइल में प्रोटेस्ट, स्वीडन के इस पे उस पे, और मगरबी मुल्कों में शुरू हो गया इसके ऊपर चर्च मुख्तलिफ बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशंस को अचानक याद आ गया। ये बात यह है कि इसको रोकना होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना, एक हम यानी जब कुरान की बात हो रही थी तो उस वक्त सारी दुनिया, अब आज एक रौला पड़ा हुआ है गलत, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। ठीक है, और ये गलत है आज़ादी इज़हार राय को, और इसको दरमियान में जो कुरान शरीफ के साथ हुआ या जो तौरात और अब नहीं वो जवाब में हुआ ना, उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये कुरान के लिए इजाज़त है, इनके लिए भी दें, उनको देना पड़ गया, पुलिस दिया तो उन्होंने बाइबल को और तौरा को, यानी ऐदनामा कदीम को भी और जी दोनों को उन्होंने। तो इस चीज़ को रोकना होगा, देखना होगा दुनिया को। मुझे तो ये खबर सुन के दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बात यह है कि जब ये वो वक्त आ गया है कि अब आप आज़ादी इजहार को अलग करें इस बात से कि लोगों के सेंटिमेंट्स का। जी अच्छा, अब इसमें जी ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन तो इंडिया ने डॉलर छोड़ दिया सर, वापस आके बात करते हैं उस पर। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ हुई।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये इत्तलात भी हैं कि दूसरी जमातों से सिर्फ महदूद जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जाएगी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो क्या अभी कुछ भी इंतखाबात तय से नहीं, कबल? अभी कुछ भी तय नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें सब अपनी अपनी पावर के साथ पहले तो नाम लाएंगे ना सामने, ठीक है। पहले तो अभी ये तय होगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कब, और उससे पहले यकीनन मरीम नवाज साहब वापस आएंगी। अब क्योंकि बाहर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सरगर्मियां हैं, जो कुछ हो रहा है मुल्क में ही हो रहा है। और जरदारी साहब चूंकि आज शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, तो जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, फिर जरदारी साहब की जहांगीर तरीन साहब से उनके घर पे भी गए हैं, तो जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं। और मैंने आपको ये बात बताई कि जहांगीर तरीन साहब का जो बात चल रही है इस वक्त जरदारी साहब से, इत्तेहाद नहीं है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर मखदूम अहमद महमूद साहब भी चूँकि इन्वॉल्व हैं, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ मामलात आगे बढ़ा रही है। अब यहाँ पर क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई राब्ते हैं? यकीनन राब्ते हैं, लेकिन सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर अभी बात नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी से बात शुरू हो गई है, पीपल्स पार्टी के साथ बात शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये यकीनन वो वक्त है कि जब शहबाज शरीफ साहब को फॉल होना है या मरीम नवाज साहब ने वापस आना है, या ये मतलब अब वो दिन है कि एक्टिव पॉलिटिकली एक्टिव होना है। क्या पीटीआई का वोटर चला गया है? इसके ऊपर हुकूमत के अंदर और पीडीएम में और बाकी शख्सियात का इस पे इत्तेफाक है कि वोटर नहीं गया, ठीक है। इलेक्टेबल्स चले गए हैं जो कि अपनी जिनकी सीट्स हैं, लेकिन वो कई तो अपने वोटर के ऊपर उनमें कन्फ्यूजन है। अच्छा। और ये भी कन्फ्यूजन है कि सज़ा कब तक होगी, और उसमें ये नाअहली कब तक होगी, और नाअहली होने के बाद जो है वो अगर वो किसी की सपोर्ट का ऐलान हो जाता है तो वोटर क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, कैंपेन कैसे चलेगी, क्या यहाँ पर हुकूमत जो है वो अपनी एक हुकूमत तो नहीं, मैं आप कहूँगा कि अलग अलग जमातों के हिसाब से हम बात करें तो वो ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि अब आज के बाद आप देखें ना कि जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि 4 महीने बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे, ठीक है। उन्होंने बात की 4 महीने बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे, और वहाँ से ये बात हो चुकी है कि चौथी बार जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे। तो सवाल ये है कि फिर जरदारी साहब कहाँ होंगे? अब ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में यकीनन जरदारी साहब इलेक्शन तो लड़ेंगे। नहीं, मौलाना साहब भी इलेक्शन तो सब लड़ेंगे। देखें सब अभी सब जो है ना, सब वो कहते हैं ना फ्लूइड है सारा, कि सब अपने अपने, ये भी हो सकता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कुछ जगहों पे एडजस्टमेंट्स हो जाएं, ये हो जाए। हुकूमत बनने से पहले इत्तेहाद नहीं होते, ये नहीं, पहले तो सब लड़ेंगे ना, देखेंगे मुजाहिरे के बाद ये देखें, ये हो सकता है कि भाई किसी पार्टी से कहा जाए कि जी सिंध के अंदर किसी जगह पे आप हमें 2-3 सीट्स दें तो हम यहाँ पर आपको देते हैं, या वो लेकिन जो प्रॉपर इत्तेहाद है ना, यानी मजमूई तौर पे तो सब एक दूसरे को कोस रहे होंगे। और अभी तक जो है वो मैंने वही बात बताई थी ना कि ये एक सवाल है अपनी जगह कि वो जो वोटर है, क्या वो वोटर किसी को वोट देगा या घर बैठा रहेगा? और अगर घर बैठा रहेगा तो टर्नआउट कम होगा। एमकेएम के जो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरी बात हुई भी उनके कुछ रहनुमाओं से, वो ये मर्दमशुमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन असल जो बात है ना वो ये है कि ये अगला 1 हफ्ता अदालतें और अगले चंद रोज़ जिसमें ये देखना है कि जो मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन कैंपेन और अपनी अब अपना हो गया शुरू। अब ये पीपल्स पार्टी और उधर से नवाज शरीफ साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और फिर वो वोटर जिसके बारे में अभी तक कंफ्यूजन है कि उसकी क़यादत होगी नहीं होगी, क्या होगा इलेक्शन तक, वो सर्टेन वो जो टू मेनी वेरिएबल्स कहते हैं ना वो भी हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर, नाज़रीन और अदालतें दरमियान में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।